तो लास्ट क्लास में मैंने टीआईआर की 3 एप्लीकेशन पढ़ाई थी। टीआईआर की 3 एप्लीकेशन पढ़ाई थी। पहली थी ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, है ना, डायमंड क्यों चमकता है। दूसरी थी मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन, है ना, वही दूसरी। तीसरी थी ऑप्टिकल फाइबर। ये 3 एप्लीकेशन कराई थी। अब चौथी एप्लीकेशन और है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर ऑप्टिकल फाइबर पर एक सवाल है, उसको करेंगे। तो चौथी एप्लीकेशन है हमारी, वो है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। अच्छा, प्रिज्म वर्ड आती है आपके दिमाग में आ जाता है, प्रिज्म एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सा होगा। हाँ, वो भी प्रिज्म ही होते हैं। ये वाला प्रिज्म थोड़ा अलग है। टोटली रिफ्लेक्टिंग, ये वर्ड ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को थोड़ा कभी कभी आलसी बने में ऐसे बोल देते हैं। मतलब पूरा वर्ड तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन थोड़ा आलसी बने में, जवान ना लड़खड़ाए, तो सिंपली टोटल रिफ्लेक्शन बोल देते हैं ना। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, ये वही प्रिज्म होते हैं, मतलब उसी मटेरियल के। बस इस प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है, कैसी कि ये एंगल 90 होता है और बाकी दोनों 45 होते हैं। 45 ये ठीक है ना, बस इतना ही अंतर होता है। बाकी आपने एक पास्ट में इक्विलेटरल वाले पढ़े होंगे, इक्विलेटरल। इसका जो मटेरियल होता है म्यू, वो 1.5 का होता है। जो म्यू होता है वो 1.5 वाला होता है, ठीक है। अब इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि इन प्रिज्म की मदद से आप लाइट को 0 से 180 डिग्री डेविएट कर सकते हो। और तुम्हें ये तो पता है कि मिरर के रिफ्लेक्शन से टीआईआर वाला रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, पावरफुल होता है। मिरर भी इमेज बनाते हैं, नो डाउट। यदि आपको केवल सस्ती इमेज बनानी है तो मिरर यूज कर सकते हो, लेकिन यदि आपको और थोड़ी पावरफुल इमेज बनानी है ब्राइटनेस में, है ना, तो आप टीआईआर का प्रयोग करिए। एक मिनट, जैसे एक बात बताओ, जैसे आपको चीनी तोलनी है तो आप नॉर्मल तराजू यूज करोगे। 1 किलो चीनी देना भाई, 1 किलो तोली, 4-5 ग्राम ऊपर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जब आप ज्वेलर की तराजू देखोगे, कितनी सेंसिटिव होती है, तो वहां एक हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसिशन चाहिए। वो थोड़ी नहीं 2-3 ग्राम चीनी की तरह 2-3 ग्राम गोल्ड फालतू दे देगा, ठीक है। तो वही चीज, तो जब आपको थोड़ी सी इमेज क्वालिटी, इमेज की ब्राइटनेस अच्छी करनी हो, यदि आपको नीड है, तो आप मिरर की बजाय टीआईआर यूज करते हो। तो टीआईआर हवा में तो नहीं हो जाएगा ना, है ना। तो ये प्रिज्म टीआईआर के लिए इजी प्रिज्म है, मतलब एक इजी डिवाइस है। जैसे मिरर से आप इजीली रिफ्लेक्शन करते हो, इससे आप इजीली टीआईआर करते हो, बस खत्म कहानी। मिरर से आप इजीली रिफ्लेक्शन ऑब्टेन करते हो, मिरर, है ना, इससे इजीली टीआईआर ऑब्टेन करते हो, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इससे भी 0 to 180 डिग्री लाइट टीआईआर करा सकते हो, डेविएट कर सकते हो। मतलब दीज प्रिज्म कैन बी यूज फॉर टीआईआर, और 0 to 180 डिग्री डेविएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलिए बताता हूं। देखिए बेटा, सिंस हम ये जानते हैं साइन सी इक्वल टू 1/μ होता है ना, जो कि इसका कितना है 1/1.5, जो कि इसका 1.5 है। मैंने म्यू रख दिया साइन सी। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये सी जो आएगा नियरली 42 डिग्री आएगा, 42 डिग्री। यानी आप इसमें जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो 42 डिग्री है, 42 डिग्री है। तो अब आ जाइए, हाँ, तो इस चीज को हम यदि ध्यान में रखें, इस चीज को दिमाग में रखें, तो हम अंदर इसमें टीआईआर को मतलब टीआईआर करा सकते हैं। कैसे? तो पहला एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल, जैसे आप डेल्टा 90 डिग्री चाहते हो, पहला एग्जांपल और इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्या डेल्टा 90? कि हम इस प्रिज्म की मदद से टीआईआर भी करेंगे और लाइट को 90 डिग्री डेविएट करेंगे। मिरर है, मिरर बताना, लाइट मैंने 45 पे डाल दी, 45 पे डाल दी, तो 45 पे इंसिडेंट एंगल, 45 आपका रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा या नहीं होगा? तो बताना, इसमें यदि रिफ्लेक्शन नहीं होता तो लाइट यूं जाती ना। तो बताइए डेविएशन एंगल कितना हुआ? डेविएशन हुआ 90 डिग्री। तो इस प्रिज्म की मदद से भी हम 90 डिग्री पे भी डेविएट कर सकते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें टीआईआर हो जाएगा, थोड़ा पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे कर पाएंगे? तो ये लीजिए हमारा प्रिज्म,
ये बेटा एक पैटर्न में डालना पड़ेगा। जैसे आपको यदि यहां पर मिरर की मदद से लाइट को 90 डिग्री पे डेविएट करना है तो आप अपनी मर्जी से लाइट नहीं डाल सकते, आपको 45 डिग्री पे ही लाइट डालनी पड़ेगी। आप प्लेन मिरर से यदि 90 डिग्री का डेविएशन चाहते हो तो आपको 45 डिग्री पर ही लाइट डालनी पड़ेगी। 45 पे डालोगे, 45 पे रिफ्लेक्ट होगी तो डेविएशन 90 हो गया। तो इसमें भी एक डेफिनेट पैटर्न पे डालोगे तब 90 डिग्री का डेविएशन मिलेगा। तो इसमें भी चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है, ठीक है। तो इसमें यदि लाइट को आप ऐसे डालोगे, ऐसे देखो, यदि इसका नाम दे दिया मैंने एबीसी या फिर ऐसे सिंपली, लाइट को यदि ऐसे डालोगे, ऐसे मतलब उसकी किसी एक साइड पे नॉर्मल, बस वो हाइपोटेनस नहीं होनी चाहिए, मतलब इसकी या तो परपेंडिकुलर पर या बेस पर। लाइट को नॉर्मली डालिए, लाइट को नॉर्मल डालिए, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं कि कैसे इसमें अब 90 डिग्री पे डेविएशन मिल जाएगा आपको। बताना, लेट दिस इज द पॉइंट ए। पहली बात, सिंस एट ए, सब लोग सोच के बताइए, मैंने लाइट को नॉर्मली डाला है, नॉर्मली डाला है, तो इंसिडेंस एंगल कितना हुआ बोलो, जल्दी बताइए। अभी भी कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि अब इंसिडेंस एंगल, मैंने लाइट को नॉर्मली डाला है, उसकी किसी एक साइड पर, या तो इस वाली साइड पे नॉर्मल डाल दीजिए या इस वाली साइड पे नॉर्मली डालिए। तो फिलहाल मैंने फिगर में लाइट ऐसे डाली है। जी हाँ चेतन, तो इंसिडेंस एंगल कितना हुआ जल्दी बोलो यार, और भी लोग हो आप, इस काम में इतनी देरी लगती है। हाँ, किसी को नहीं पता, सिर्फ चेतन को पता है, तो फिर मैं केवल चेतन से बात करता हूं फिर, है ना। तो एट ए इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री है, इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री, ठीक है। अब आया नीलांबिका का, चलो किसी का आया तो सही, दे रहा है दोस्त। तो इस पॉइंट पर इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री है। तो अब बताइए, जब आई 0 है, आई 0 है, तो रूल क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, आर भी 0 होगा। तो यहां पर लाइट बेंड ही नहीं होगी, सीधी चलेगी यहां पर, तो यहां लाइट सीधी चलेगी। तो आई 0 है, इसलिए आपका आर 0 हो गया। चलिए, तो यहां पर लाइट सीधी चली गई, मीडियम चेंज हुआ लेकिन लाइट बेंड नहीं हुई। अब आ जाइए इस वाले पॉइंट पे आ जाए। तो बेटा चेतन ही बता पाएगा क्योंकि बाकी सब तो ऐसे ड्रग लिए हुए बेटा। अब इस वाली साइड को देखिए, ठीक है। अब इस पे नॉर्मल डालिए। अच्छा, नॉर्मल डालना ही नहीं आता कई लोगों पर। नॉर्मल पता है किस पे डलता है? नॉर्मल डालता है उस सरफेस पर, उस इंटरफेस पर जो दो मीडियमों को अलग करता है। जैसे मैंने इसका नाम पी क्यू आर लिख दिया, तो ये जो पी आर है, पी आर वाली जो साइड है, पी आर के इधर अलग मीडियम है, पी आर के उधर अलग मीडियम है। तो यानी पी आर वो इंटरफेस है जो दो मीडियमों को अलग कर रहे हैं। तो जो दो मीडियमों को अलग कर रहा होता है ना, उस पे नॉर्मल डलता है। तो मैंने नॉर्मल डाल दिया। तो आप बताएंगे ये अब नई घोड़ी नई चाल, अब पॉइंट बी पे रिफ्रैक्शन हो रहा है एट ए, ए माने ये, यहां पर तो आई 0 था तो आर 0 था, सीधी निकल गई। अब दूसरा पॉइंट, सिंस एट बी, बेटा चेतन बताएगा इंसिडेंस एंगल कितना है? बाकी कोई और भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जब तूने बताया। वेरी गुड, चलो हाँ चेतन वेरी गुड, ठीक। 45 डिग्री, देखो कैसे, ये इंसिडेंस एंगल ये होगा, इंसिडेंट रेखा जो नॉर्मल के साथ होगा, इंसिडेंट रेखा जो नॉर्मल के साथ होगा। लेकिन कैसे पता चला ये 45 है? क्योंकि देखो आपने यहां लाइट नॉर्मल डाली थी तो ये 90 था, ये 45 था। तो बताना इस ट्राइंगल में तीनों एंगलों को टोटल 180 करते हुए, तो ये भी 45 हुआ, ये 45 हुआ। अब ये पूरा 90 है क्योंकि आपने नॉर्मल डाला है, तो बचा हुआ भी 45 हो गया। तो ये जो एंगल है, जो कि इंसिडेंस एंगल है, ये 45 डिग्री हुआ। इस रे का जो रे अंदर तक एंटर कर चुकी है, रे अंदर एंटर कर चुकी है जो, ठीक है। तो इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री है। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, ये रे डेंसर से रेयर जाने का सोच रही है। अब भाई अब इसके बाद बाहर ही तो निकलेगी रे, भाई हम यही तो सोच रहे हैं, ये रे बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन आप गौर से देखना, ये वाली रे डेंसर से रेयर जा रही है, ऊपर से इसका इंसिडेंस एंगल 42 से बड़ा हो गया, दैट इज आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो चुका है। क्योंकि क्रिटिकल एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री है। O3, ये तो फिर बाहर जा ही नहीं पाएगी। समझिए, इस वाली रे को गौर से समझिए, ये वाली जो रे है डेंसर से रेयर जाने की सोच रही है, और इसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है।
तो ये वाली रे के सपने टूट गए, ये बाहर नहीं जा पाएगी, इसको दिस रे हैज टू सफर TIR एट दिस लोकेशन। तो ये ऐसे करके TIR हो गया इसका, TIR ये रही, ये हो गया TIR। तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, 45 पे आई, 45 पे चली गई। अब यहां पर आ गई, लाइक दिस इज पॉइंट सी, पॉइंट सी। हाँ तो यहां लिख देता हूं, यहां लिखना कि पॉइंट बी पर आई जो कि 45 निकला, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा निकला, दैट इज TIR विल अकर, TIR विल अकर एट पॉइंट बी। बी पर TIR हो जाएगा, हो गया ना TIR, पार ही नहीं कर पाई। सी, अब बताना एट सी, सी माने ये वाला पॉइंट, जल्दी बताओ इंसिडेंस एंगल कितना है? इंसिडेंस एंगल 0। चेतन बेटा आज तक तो जीत ही जीत रहा है, मृदु वेरी गुड। इंसिडेंस एंगल फिर 0 निकला, इंसिडेंस एंगल 0 निकला तो आपका आर फिर 0 ही होगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो ये रे सीधी निकल जाएगी। तो अब आप बताइए, आपने ये लाइट प्रिज्म में डाली लेकिन प्रिज्म से पार ना करके यू बेंड हो गई, तो बताइए कुल मिला के लाइट ने कितना डेविएशन शो कर दिया? लाइट ने कितना डेविएशन कर दिया? जी हाँ, लाइट 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक प्रियांशु बेटा। लाइट ने दैट इज ओवरऑल जो डेल्टा था वो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री डेविएशन यहां भी हो रहा है, 90 डिग्री डेविएशन भी हो रहा है। बस ये ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन है, ये TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा और पावरफुल होगा, बस इतना ही अंतर है, वरना कोई अंतर नहीं है। अब आ जाइए, इसमें एक सिचुएशन और बनती है, वो भी देख लेते हैं। वो मतलब इसको एक और अंदाज से पूछ लेते हैं 90 डिग्री कोई, ये भी मैं बता देता हूं। और मतलब ये वाला जो फिगर है ना, कभी कभी इस फिगर में ऐसे दे देते, ये ना हमारे पास मिरर, ओ सॉरी प्रिज्म, यही वाला प्रिज्म है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, जिसमें ये एक 90 दोनों 45 होते हैं। ये जानबूझ के 45 बनाए गए ताकि ये 42 से बड़ा निकले। हमारे पास इसमें प्लान एंगल है, प्लानिंग के तहत चल सकते हैं इसमें। अब देखिए, यदि यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट दिस इज ए भी एक ऑब्जेक्ट है, तो बताइए इमेज भी बना देंगे इसकी। अब तो हम यार इमेज बनाना सीख गए, है ना? बताना, इससे तमाम रे चलेंगी, ए से बहुत सारी रे चलेंगी, पॉइंट ए से। अब बहुत सारी रे क्यों चलाओ, जब हमें उन तमाम गुच्छे में से एक ये वाली रे का हश्र पता है आपको। बताइए, उस तमाम गुच्छे में से एक रे ऐसे चलेगी और इस रे का क्या हश्र होगा, ये आपने यहां देख लिया कि जो रे प्रिज्म पे ऐसे आएगी उसका ये हश्र हो जाएगा। तो जो रे प्रिज्म पे ऐसे गई, बोलो ये पल्ले पड़ी या नहीं पल्ले पड़ी, बोलो। जो रे ऐसे यहां आई, यहां पे आ जाएगी, 90 डिग्री पे डेविएट हो जाएगी। यहां जहां पे भी आप स्क्रीन लगा दोगे, जहां पर भी स्क्रीन लगा दोगे, वहीं पर ये A डैश बन जाएगा, A डैश, क्योंकि ए से उठती हुई रे यहां पे आ रही है, A डैश, जहां पर भी स्क्रीन लगाओगे, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो ए वाली रे हो गई। अब ऐसी तमाम बी से सुनना, बी से भी तो तमाम रे जाएंगी, उनमें से एक रे ये वाली होगी, ये उसका हश्र आपको पता है, बताओ। डबल एरो मार देता हूं कि जो भी रे नॉर्मली जाएगी, तो ये भी तो नॉर्मल गई, हालांकि इससे बहुत सारी रे होंगी, मैंने ये वाली उठा ली, वो 90 डिग्री पे डेविएट हो जाएगी। ये बी डैश, समझना, बी डैश। पता नहीं कलर दिख रहे हैं कि नहीं, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं। एक ब्लू रे बनाई है जो ए से चल रही है, जो बी से चली है वो मैंने रेड से चली है, तो ये इमेज बनेगी। तो कभी कभी या तो एक रे, जनरली ये वाला फिगर आता है करने को, ये वाला आता है फिगर ड्रॉ करने को कि 90 डिग्री से डेविएट करके दिखाइए। बहुत रेयर सिचुएशन में ये आ जाता है कि ये रहा ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बताइए। तो बेटा यदि ऑब्जेक्ट प्रिज्म के ऐसे करके रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे एक साइड के पैरेलल, तो इमेज ये बन जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4। अब देखिए फिर आता है प्रिज्म के बाहर, क्या बेटा, हाँ प्रिज्म के बाहर। अब आ जाइए, हम इससे 180 डिग्री से भी डेविएट कर सकते हैं प्रिज्म की मदद से। ये पहला फिगर है और इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत पूछा जाता है बेटा, बहुत। ड्राइंग बहुत सिंपल है, फ्री फंड के नंबर है। दूसरा है एग्जाम्पल, हम 180 डिग्री पे भी डेविएट कर सकते हैं। प्लेन मिरर से भी कर पा रहे थे, जो अरे कर पा रहे थे, प्लेन मिरर से कर पा रहे थे, ठीक है। तो बताना, प्लेन मिरर में 180 डेविएशन के लिए आपको लाइट यूं डालनी पड़ेगी, यूं डालोगे तो यूं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बताइए इस फिगर में आई कितना है, बताएंगे आप, इस फिगर में आई कितना है?
जीरो, आर कितना है 0, लेकिन डेल्टा 180 है, डेल्टा 180 है। आइए, यदि 180 से आपको प्रिज्म की मदद से डेविएट करना है, यदि आपको थोड़ा और अच्छा रिफ्लेक्शन चाहिए तो चलिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अब आप प्रिज्म को पहले थोड़ा घुमाइए, ऐसे एक प्रॉपर पैटर्न में डालना, देखा ना, जैसे यदि 180 से डेविएशन चाहिए तो एक प्रॉपर पैटर्न में लाइट डालनी पड़ेगी, तभी 180 का डेविएशन मिलेगा। ऐसे इसमें एक प्रॉपर पैटर्न में डालनी पड़ेगी। ये 90 डिग्री है, सपोज करो ये 90 डिग्री है, ओके ओके। अब इसमें याद करना पड़ेगा, इसमें लाइट ऐसे डालनी पड़ेगी। कैसे डालनी पड़ेगी, अंतर बताता हूं। पिछली बार वाला जो फिगर था उसमें लाइट हमने ऐसे डाली थी, उसके बाद ऐसे ऐसे हो गई, इसमें लाइट ऐसे। तो अंतर देखिए, इसमें जब 90 का डेविएशन चाहिए था तो लाइट किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए नॉर्मली, इसमें हाइपोटेनस पे नॉर्मली डाली है मैंने लाइट। देखो ये 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, लाइट नॉर्मली डाली तो है लेकिन हाइपोटेनस पर, और ये रटना पड़ेगा आपको नहीं तो भूल जाओगे। हाइपोटेनस पे नॉर्मल डालो, फिर देखिए यू जाएगी, यहाँ TIR होगा, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ TIR होगा, यूं आ जाएगी। जो समझ गए वो यहाँ समझ गए, बाकियों को मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। बताइए जो समझ गए पहले उनसे बात कर रहा हूँ। यदि ऐसा हो गया तो टोटल डेविएशन कितना है बोलो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बताइए ओवरऑल लाइट ऐसे भेजी और ऐसे आ रही है तो 180 डेविएशन ही तो हुआ। अच्छा, इसमें दो अच्छी बातें हो गई, इसमें दो अच्छी बातें क्या हो गई, एक तो रिफ्लेक्शन की बजाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल रहा है, एक तो अच्छी बात है। दूसरी बात, इसमें इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे या 180 डिग्री से जो डेविएट हुई है वो ओवरलैप नहीं कर रही। इसमें एक समस्या बन गई, इसमें ये दोनों रे ओवरलैप, 180 डिग्री का डेविएशन मिल तो रहा है लेकिन दोनों रे ओवरलैप कर गई। आप खुद सोचो, यदि मैं टॉर्च डाल रहा हूं ऐसे, तो जब लाइट आएगी तो जो रोशनी है वो आपके हाथ पे आके अटक जाएगी, रुक जाएगी। 180 डिग्री में यहाँ एक समस्या है कि दोनों ही ओवरलैप कर गई, लेकिन यहाँ ओवरलैप तो नहीं कर रही, सेपरेट हो रही है। आइए मैं जो लोग नहीं समझ पाए उनको एक्सप्लेन करता हूं। एक पॉइंट ये रहा ए, एक ये रहा बी, एक ये रहा सी, एक ये रहा डी। बताइए एट ए पर, सिंस एट ए आई की वैल्यू इंसिडेंस एंगल बताना 0 या 90 है। यहां पर देखता हूं प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, अभी कंजरा लेवल पर हो या ठीक नहीं, ये 0 डिग्री। चेतन ने क्वेश्चन पूछा जो सबके लिए क्वेश्चन है, सबके लिए क्वेश्चन है। एक मेरी बात समझिएगा, सर क्या ये केवल इसी प्रिज्म के थ्रू डेविएट कर सकते हैं क्या? बेटा प्रिज्म तो आप ऐसा भी बना लोगे ना, इससे भी करा पाओगे, मतलब आड़ा टेढ़ा तिरछा साइड ऐसे भी करा पाओगे, ऐसी बात नहीं है ऐसी। लेकिन मुझे ये बताइए, जब शेप एग्जैक्टली स्फीयर होती है तो आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है। लेकिन यदि मैं कोई और स्फीयर लूं या कोई और बॉडी लूं, क्या इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो सकता है? ये बताइए, क्या इसका वॉल्यूम 4/3 स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर हो? नहीं हो सकता। अरे एक स्फीयर है ना, मेटल है, उसको ऐसे पिघला के ऐसे कर दिया। एक मेटल है, क्या बात कर दी चेतन, इतनी अच्छी बात करके इतनी गंदी बात। एक मेटल है, उसको पिघला के ऐसे कर दिया, है ना। हाँ, तो इसका भी तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया ना। लेकिन हमें कैसे पता कि 4/3 पाई, तो इससे हो सकता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये स्टैंडर्ड फिगर नहीं है ना, ये हमेशा चुल्ल मचाए रहेगा। इसके लिए एज ए 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला नहीं यूज बना सकते ना, यही चीज। तो जब हम एक स्टैंडर्ड सेट बनाते हैं तो हम एक पैटर्न तय होता है हमारा भी कि हाँ इससे तो हम ऐसे कर लेंगे। आगे ना समझ में? हाँ, तो अब आ जाइए, तो बताइए एट ए पर, हाँ कई लोग आंसर दे चुके थे। ए पर जो आई था, अच्छा ये बताना ये वर्ड सही है, कंफ्यूज करता हूं मैं, कि मैंने लाइट नॉर्मली डाली है ए पर, लाइट पे लाइट नॉर्मली डाली है, लाइट को नॉर्मली डाला है, नॉर्मली सही है। सही है तो फिर आई 90 क्यों नहीं, फिर आई 90 क्यों नहीं, 90 लिख देता हूं। हाँ तो बिल्कुल ठीक बात, कंफ्यूज नहीं होना हमें इससे, हमें कंफ्यूज नहीं होना। ये शब्द भी सही है कि ये लाइट नॉर्मली डाली है मैंने, और ये शब्द भी सही है कि आई 0 होता है, क्योंकि इंसिडेंस एंगल खुद नॉर्मल के साथ लिया जाता है तो 0 हो गया। आई 0 है तो आर 0 हो गया, यानी लाइट सीधी चली गई, उसका कुछ बेंड हुई नहीं इसलिए सीधी चली गई। अब बी पर, सिंस एट बी, नॉर्मल डालू पहले मैं, ये रहा पॉइंट बी, यहां मैंने नॉर्मल डाल दिया,
ठीक है, नॉर्मल डाल दिया। कोई बताएगा मुझे ये एंगल इंसिडेंस एंगल, भाई इंसिडेंट रे ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये एंगल कितना होगा? और सिंपल ज्योमेट्री, ये 45 है, ये 90 है, ये 45, तो बचा हुआ भी 45। तो इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री हुआ ना, कहां पर? बी पर। बी पर इंसिडेंस एंगल 45 हुआ, तो बुद्धि लगाइए उत्तरी, ये तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, जो कि 42 डिग्री था, पिछले बोर्ड मतलब मिटा जो रखा है। तो इसका मतलब लाइट पार ही नहीं कर पाएगी, डेंसर से रेयरर जा रही है, लेकिन इसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, तो ये 45 डिग्री पे बेंड हो गई, ये यहाँ पे। अब फिर नई घोड़ी नई चाल, लेकिन बिल्कुल सिमिलरली थ्योरम, क्योंकि ये एग्जैक्टली यहाँ हो गई, इसके पैरेलल हो गई, तो ये भी 45 हुआ, सोच लेना ये भी 45, TIR सेम, मतलब सेम, फिर ये यहाँ आ गई, तो हो गया ना 180 डिग्री पे डेविएशन। इसी में एक और फिगर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि प्रिज्म ऐसे दे दिया जाए और यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसे दे दिया जाए, ऐसे आड़ा तिरछा तो खैर नहीं देगा वो, ए भी ऑब्जेक्ट ऐसे दे दिया, आड़ा तिरछा तो मैं भी नहीं बना पाऊंगा। समझ में आ गया कि मैंने ऑब्जेक्ट को तिरछा कर दिया। तो बताइए इसकी इमेज बनाते हैं, तो बेटा ए से बहुत सारी रे उठेंगी, लेकिन उनमें से इस वाली रे का हश्र पता है कि ये वाली यूं जाके 180 डेविएट हो जाती है। और मान लो मैंने स्क्रीन यहीं रख दी है, स्क्रीन यहीं रख दी है, तो ए की लाइट यहां पे आके कलेक्ट हो जाएगी ए डैश, और बी की लाइट, अब बी से भी बहुत सारी रह जाएंगी, उनमें से एक ये वाली होगी, वो 180 डिग्री पे डेविएट हो जाएगी। डबल एरो मार देता हूं इस पे, तो ये बी डैश हो गया, ये इमेज बन जाएगी आपकी, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। इसके भी चांसेस है, ऐसे भी फिगर बनाने को आ सकता है, पर ऐसे चांसेस ज्यादा है। तो देखा आपने, ये टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म क्या चीज है? जैसे रिफ्लेक्शन के लिए आपको मिरर चाहिए, TIR के लिए ये वाला प्रिज्म बहुत सुटेबल माना जाता है। और हर एंगल पे तो डेविएशन में नहीं दिखा सकता, हर एंगल कि चलो वो 30 डिग्री से डेविएट करके दिखाओ, 60 से करो, सब कर लेता है ये, 0 से 180 डिग्री तक। एक होमवर्क में दे रहा हूं, एक होमवर्क में दे रहा हूं, तीसरा जनरली मैंने वो करा दिया जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, 99.9999% यही पूछे जाते हैं, या तो 90 पे डेविएट करके दिखाओ या 180 पे। फिर भी एक आपको देता हूं, थोड़ा मूड मारना कि मुझे 0 डिग्री पे डेविएशन चाहिए। पता है 0 डिग्री डेविएशन की खास बात, इससे तुम कभी भी 0 डिग्री डेविएशन ले ही नहीं सकते। किससे? मिरर से। आप लाख कोशिश कर लो, मिरर से लाइट को 0 डिग्री डेविएट नहीं कर सकते। आप सोचो कि लाइट मिरर पे पड़ भी जाए और लाइट 0 डिग्री डेविएट कर जाए, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया इसको। यानी ये ना थोड़ा कॉलर ऊपर कर सकता है। एक बार और ये कहेगा ऐसा मुझ में क्या है जो, मतलब ऐसा क्या है तुझ में जो मुझ में नहीं है। तो पहले तो कहता है कि मैं TIR करता हूं, बिड़ू TIR, तू करता है रिफ्लेक्शन, मैं करता हूं TIR, तो मेरी अच्छा चल कोई बात नहीं। और क्या? और तू सुन, तू तो 0 पे डेविएट कर ही नहीं सकता, 0 पे मैं कर सकता हूं। ओ हाँ यार, मैं 0 पे डेविएट नहीं कर सकता, ये सोच। दूसरा एक और, तू 180 डिग्री पे जब डेविएट करता है तो साला ओवरलैप कर देता है, मैं बिल्कुल सेपरेट करता हूं। तो मेरे चीजें थोड़ी तुझसे अच्छी ही है। तो ये होमवर्क में इसे पजल की तरह सॉल्व करिएगा, ठीक है? चलिए अब आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक एनसी, ये तो बेटा एप्लीकेशन खत्म हो गई TIR की, ठीक है? लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबके लिए नहीं है, मैं मिटाता हूं फिलहाल इसको। 0 डिग्री पे डेविएशन को सोचना, नहीं तो पजल है। अच्छा, जब कोई पजल सॉल्व नहीं कर पाते हम, पजल है ना कि हरी थी भरी थी राजा के घाट में, पता नहीं कैसे पढ़ते थे, तो नहीं सॉल्व कर पाए, तो जैसे ही आंसर आया, ओ हाँ 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 सही कह रहा है तू, सही। तो जैसे 0 डिग्री का आप फिगर देखोगे, ओ हाँ हाँ यार सही कह रहा है, 0 डिग्री डेविएशन हो गया यार, ठीक है? नहीं 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 नीलांबी का नहीं, ठीक है। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन है NCERT का, शानदार क्वेश्चन है, शानदार जानदार भी है। तो शायद मैं सबको नहीं समझा पाऊं, लेकिन अपने पूरे एफर्ट, 9.17 क्वेश्चन है NCERT का, और मेरे NCERT में 347 पेज है। ये क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है, ठीक है, कि एक लाइट पाइप है बेटा, लाइट पाइप माने ऑप्टिकल फाइबर, ये था, ठीक है? सब जानते हैं इसके अंदर क्या होता है, बोलो? कोर, और एक क्लैडिंग होती है बेटा, क्लैडिंग होती है ना ऐसे, ये मैंने क्लैडिंग बना दी,
ऐसे ही है, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा देखिए 3 मीडियम की बात चल रही है। इधर क्या है, इधर 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 ये एयर है, अंदर क्या है, कोर है, और ये क्या चीज है, ये क्लैडिंग है। तो 3 मीडियम हुए नहीं हुए, ये एयर एयर एयर, अंदर कोर कोर कोर, और ये जो आउटर कवरिंग है ये क्लैडिंग होती है। म्यू कोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, अब बार बार कोर लिखना पड़ेगा तो मैं उसको बी बोल देता हूं। वो दे रखा है 1.68 सवाल में, यानी अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्लैडिंग, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं सिंपली ए बोल दिया करूंगा, वो दे रखा है 1.44, और एयर का तो आपको पता ही है 1 होता है, ठीक। अब सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ द पाइप फॉर विच टीआईआर इनसाइड द पाइप टेक्स प्लेस। सवाल ये कह रहा है कि यहां पर हम कितने एंगल से लाइट डालें। अच्छा ध्यान रखना, मेरी उंगलियों को देखना, एयर 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 कोर, अचानक से कोर आ जाएगा कि नहीं, यानी ये जो लाइन है, इमेजिन करो ये, इसके इधर कोर चालू हो जाएगा कि नहीं, और इसके इधर ये जो लाइन मैंने खींची है, जहां से पाइप चालू हो रही है, इसके इधर तो एयर ही है ना, ठीक। अब मैंने कोई लाइट, सवाल सुनना, मैंने कोई लाइट डाली, अब सबसे बड़ी रॉकेट साइंस के लिए जो आईआईटी है इस सवाल में, यार ये बताइए इस इंसिडेंट रे पे मुझे नॉर्मल डालना है, ये जो रे है ये मैंने रे डाली है, तो ये वाली रे नॉर्मल है, मतलब ये वाली लाइन, या ये नॉर्मल है, पहले तो मुझे ये बताइए। मैंने नंबर डाल दिया 1 और 2, मेरा क्वेश्चन अभी आंसर नहीं लगेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने एक रे डाली, ये रे कहां से कहां जा रही है, बोलो, ये रे कहां से कहां जा रही है। अच्छा सवाल है, एक एक बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा धीमे धीमे। ये रे कहां से कहां एंटर कर रही है, जल्दी से मीडियम लिखो, कहां, कोर से क्लैडिंग में, एयर से कोर में, एयर से क्लैडिंग में, ऐसे लिख के बताइए मुझे, ऐसे, एयर से कोर में, एयर से क्लैडिंग में, कोर से क्लैडिंग में, क्लैडिंग से कोर में, ये बताइए, इस तरीके से टाइप करके बताइए। ये जा रही है, जी हाँ जयंत, वेरी गुड, ये एक ने मृदु ठीक, काजल ठीक, ये एयर से कोर जा रही है। एक ने और लिखा था आंसर, मैं नाम लिखना भूल गया, बोलना भूल गया, ये एयर से कोर में जा रही है, ठीक है, ठीक, नो डाउट। तो इसका मतलब रेयर से डेंसर जा रही है, ये भी पता है कि यानी इसका मतलब नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। तो अब बताइए इस रे के लिए ये वाली लाइन नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है, या ये जो दूसरी लाइन है ये नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है, ये चीज नहीं पता कई लोगों को, बताओ। मेरा क्वेश्चन ये जो 1 है, जयंत वेरी गुड, नीलांबिका चेतन गड़बड़ हो गई, गिड़विड़ हो गई, देखा कहीं नहीं, अच्छे अच्छे बच्चे गलती करके, चेतन गलत है, यही चीज तो मुझे ठीक करना है। काजल गलत, तनिष्का गलत, इसका मतलब सही क्वेश्चन मैंने डाल दिया। प्रियांशु गलत, आयुषी गलत, इसका मतलब जो नहीं, पहले नॉर्मल बताना है मेरे को, मेरे आंसर ऐसे दीजिए। दिव्यांशु अब आंसर टाइप करना बंद करिए। इस इंसिडेंट रे के लिए ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल है, कौन सी चीज नॉर्मल है? हर्षदा ठीक, मृदु ठीक, और एक आध और देख, मैं कह रहा हूं दिव्यांश 1 और 2 में आंसर दो, वर्टिकल ठीक, चेतन ने ठीक कर लिया करेक्ट, अब काजल अब तो ठीक कर लिया, सुमित गलत, दिव्यांश कुलश्रेष्ठ गलत। अब रुक जाइए, कितने सारे लोग गलत थे, आइए पहले मैं इस चीज को ठीक करता हूं, मान्या ठीक। अब मैं ठीक करता हूं, आंसर मत टाइप करिए, क्योंकि जिसको देना था आंसर वो दे चुका। यार अभी तक हम नॉर्मल डालना नहीं सीख पाए, प्रॉब्लम तो यही है। अच्छा सुनिए और देखो, अभी सबका आंसर ठीक आएगा, सबका आएगा। यदि मैं इस फिगर को, ये फिगर एक्चुअली बोर्ड पे ऐसे बनना है, ये बनना है बोर्ड पे, है ना, और ये ऐसी तो बनना है, ये तो हो गई पाइप, और ये एक्सिस है ना। अब लाइट यूं आई, अब ये फिगर यदि मैं ऐसे बना देता तो आप सब लोग फर्स्ट क्लास तरीके से सवाल कर जाते, है ना, सच बताओ।
अब सोचो, यदि मैं हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, यदि मैं ये ऐसे दिखाता फिगर, तो यदि फिगर को ऐसे दिखा रहा हूं तो आपको तकलीफ हो गई, तकलीफ हो गई, लेकिन ऐसे दिखा रहा हूं, ओ हाँ, तो आप परिस्थितियों को समझिए। आपको मैं बार बार बोल रहा था नॉर्मल कहां डलता है, देखिए नॉर्मल डलता है उस इंटरफेस पर जो दो मीडियमों को अलग करे। ये जो लाइन है ना, ये बेटा, ये जो लाइन है, जो लाइन नंबर 2 खींची, ये तो इंटरफेस है, क्योंकि ये लाइन दो मीडियमों को सेपरेट कर रही है। इसके इधर एयर है और इसके इधर कोर है या नहीं, बोलो। ये लाइन इसके इधर, मेरे ख्याल से फिगर ऐसे वैसे समझ में आ गया होगा, क्या कर दिया मैंने, हाँ ऐसे से ऐसे समझ में आ गया ना, जल्दी बोलो। तो अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ऐसे ऐसे वाली, ये वो इंटरफेस है जिसके इधर रेयरर मीडियम है और इसके इधर डेंसर। तो बेटा होप कि मैं समझा पाया कि ये नहीं, ये जो एक्सिस है ये खुद अपने आप में नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब इंसिडेंस एंगल, क्योंकि नॉर्मल के साथ लिया जाता है, तो ये इंसिडेंस एंगल होगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा नहीं कर रहा, चलो ठीक है। ये वाली रे किधर से किधर जाने की कोशिश कर रही है, एयर से कोर, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी ना, समझिए बेटा, नॉर्मल की ओर बेंड किया मैंने, ये नहीं ये हाथ, क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल की ओर झुका दी। अब इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए। अब यहां पे बात करते हैं, क्योंकि अब यहां रिफ्रैक्शन होगा, अब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। पहले लाइट का रिफ्रैक्शन इसलिए हुआ क्योंकि लाइट एयर से कोर में गई, जहां मीडियम चेंज होगा वहां रिफ्रैक्शन होगा। अब क्यों होगा रिफ्रैक्शन बी पर, क्योंकि बी पर भी तो मीडियम चेंज हो रहा है ना। बी पर लाइट कोर से क्लाइडिंग में जाना चाह रही है, तो इसके लिए ये भाई साहब नॉर्मल की तरह काम करेगा। ये समझ पा रहे हो ना, नॉर्मल दिस विल एक्ट एज इंसिडेंस एंगल एट दिस पॉइंट थीटा। क्या यहां तक फिगर समझ में आ गया? ये जो थीटा है ये इंसिडेंस एंगल है उस जगह का। अब आइए सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि यहां से इंसिडेंस एंगल की क्या रेंज रखें जिससे कि वहां मुझे TIR मिल जाए। यहां से पहले से ही बुद्धि लगानी है, यहां मुझे बुद्धि लगानी है पहले से ही कि मुझे वहां TIR मिल जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वहां TIR चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर बनता ही इसी प्रिंसिपल पे कि यहाँ TIR हो जाए, फिर यहाँ TIR हो जाए और आगे बढ़ जाए। तो चलिए सवाल करें। सवाल था ये, हाँ तो चलिए मैं अब सवाल को समझा रहा हूं। हाँ मेरे तो इतना तो ठीक बताया। ऑब्वियसली देखिए सिंस, अच्छा बताओ आपको यहां TIR चाहिए, तो यहां TIR की कंडीशन एक तो फॉलो हो गई, द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। क्या ये लाइट डेंसर से रेयर जा रही है? हाँ जा रही है। कोर से क्लैडिंग में जा रही है, ये वाली देख, कोर से क्लैडिंग में। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है, क्लैडिंग का 1.44 है, और वैसे भी मैं बता चुका हूं क्लैडिंग का कम होना चाहिए। तो ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो ये लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, ठीक ओके। लेकिन एक और कंडीशन होती है ना कि ये थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ये थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तब TIR होता है, नहीं तो नहीं होगा TIR। इक्वल भी ले लोगे तो एट द वर्ज ऑफ TIR हो जाएगा। इक्वल की इच्छा है आपकी, आप लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ। क्योंकि बेटा एक मिनट, यदि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, इमेजिन करो, तो मान लिया 42 डिग्री पे TIR नहीं होगा, लेकिन यदि इंसिडेंस एंगल 42.00000001 है तो अब तो TIR हो जाएगा ना। बताइए यदि इंसिडेंस एंगल 42.00000001 है, इतना सा भी एंगल भर जाएगा ना तो TIR हो जाता है। तो इसलिए कभी हम इक्वल को भी ले लेते हैं। हाँ तो चलिए, तो पहले यानी मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना चाहिए, तो इस जगह क्रिटिकल एंगल की इक्वेशन लगा रहा हूं, सिंस sin c इक्वल टू r स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब ग्लास प्रिज्म पढ़ा रहा था तो मैंने sin c का फॉर्मूला सिर्फ इतना लिखा था, लेकिन अब ये लिख रहा हूं और कंफ्यूज हो जाओगे कि सर की इच्छा होती है तो ये लिख लेते हैं, सर की इच्छा होती है तो ये लिख लेते हैं। वहां क्या था, केवल ग्लास और एयर के बीच की बात हो रही थी, तो यदि दूसरा मीडियम एयर होता है तो खाली म्यू लिख सकते हो। ग्लास और एयर के लिए हो रहा था काम, ग्लास और एयर, और मैं कई बार बता चुका हूं यदि दूसरा मीडियम एयर हो, विद रिस्पेक्ट टू एयर बात करें तो फिर खाली ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अब ये लाइट तो कोर से क्लैडिंग में जा रही है ना,
कोर से क्लैडिंग में तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना। तो साइन सी इक्वल टू 1/μba, इसको करिए, इसको लिख सकते हो μb/μa, इसको फिर ये ऊपर हो जाएगा μa/μb। ओके, फिर μa की वैल्यू दे रखी है 1.44, इसकी 1.68। मेरा ये सॉल्व किया हुआ है, क्रिटिकल एंगल 59 डिग्री आएगा, 59 डिग्री आएगा। आप कैलकुलेटर लगा लीजिए, किटर पिटर 59 डिग्री आएगा क्रिटिकल एंगल। यानी अब आप बुद्धि लगाइए, दैट इज फॉर TIR, फॉर TIR। ये सवाल सबके लिए नहीं है, अच्छा सवाल है ये सवाल उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो नॉर्मल नहीं डाल पाए। सोचो, जो नॉर्मल नहीं डाल पाए कि इस रे में नॉर्मल ऐसे डलेगा ऐसे डलेगा, विच लाइन इज एक्टिंग एज अ नॉर्मल, मुंह से मूंगफली नहीं टूट रही तो फिर डेट दशा के तो पता ही है अखरोट कैसे टूटेंगे। ठीक, हाँ, प्रियांशु ने आगे लिख दिया, वेरी गुड। तो फॉर TIR एट बी, यदि बी पर आपको बेबी को बेस पसंद है और बी को TIR पसंद है, यदि आपको TIR चाहिए तो थीटा को सी से बड़ा होना पड़ेगा, थीटा को सी से बड़ा होना पड़ेगा, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एक कंडीशन तो फॉलो हो ही गई, डेंसर से रेयर तो वो जा रही है, दैट इज थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 59। थीटा को 59 से बड़ा होना पड़ेगा, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तू 60 हो जा, 61 हो जा, 62 हो जा, लेकिन 59 से बड़ा रही। अब एक चीज समझिए, यहां पर थीटा को यदि 59 से बड़ा रखना है तो आर से हमें कहना पड़ेगा भाई तू ज्यादा बड़ा मत हुई हो, क्योंकि कहीं तू ज्यादा। अच्छा, एक मिनट भी बताता हूं, ये एंगल 90 है ना, ये वाला ट्राइंगल के तीनों एंगलों का टोटल कितना होता है समझिए। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, मीटिंग तो वैलिड है अभी कि ज्वाइन करें? ज्वाइन कर लो बेटा। तो अच्छा सवाल है, थोड़ा मूड तो मारना पड़ेगा। तो बताइए, अब समझिए, हमें यहां रिक्वायरमेंट की थीटा 59 से बड़ा होना चाहिए। हमने यहां पे ये पता कर लिया कि तुझे यदि TIR होना है यूं करके चाहिए तो थीटा को 59 से बड़ा होना पड़ेगा। अब एक चीज और, इन तीनों एंगलों का टोटल कितना होता है? 180। आर प्लस थीटा प्लस 90 180 होगा। 90 उधर ले जाओ, 90। तो अब सुनिए, आर प्लस थीटा 90। अब समझिए, जिसमें थीटा कितना है 59, 90, आर 31। अब समझिए, मैं जो समझा रहा हूं, आर को 31 से नीचे रहना पड़ेगा यदि यदि हम और तुम चाहते हैं कि यहाँ 59 बना रहे या उससे बड़ा रहे। आर को 31 से छोटा होना पड़ेगा। सोचिए खुद, क्योंकि सुनिए 31 एक मिनट, आर थीटा 90 और टोटल, एक मिनट, आर और थीटा का टोटल कितना रहता है 90। आर प्लस थीटा इक्वल टू 90 रहना चाहिए। यदि ये 59 है तो ये 31 हो गया और टोटल हो गया 90। सोचो यदि आर की वैल्यू 32 हो गई, आर की वैल्यू आपने यहां 32 कर दी, 32 कर दी, तो इन भाई साहब को 58 होना पड़ेगा, तब टोटल 90 आ पाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? इस बात को समझिए, आर की वैल्यू 31 है तो थीटा 59 है, और कहीं आर की वैल्यू 32 हो गई तो भाई साहब थीटा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। तो अब बुद्धि लगाइए, क्या ये इनइक्वलिटी सही है या गलत है? यदि आपको यहां TIR चाहिए, हालांकि मेरे पास एक और चीज है, मैं उससे भी समझा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये समझो आप। क्या ये बात समझ में आ गई? ओ प्रभु, हमें यदि यहां TIR चाहिए तो आर से कहना पड़ेगा प्रभु प्लीज, ओ भाई नहीं है तू मेरा, तू यार 31 से नीचे रही हो, तो आपका आर 31 से छोटा होना चाहिए। नहीं तो एक और तरीका है मेरे पास, वो क्या है वो देखिए। एक और तरीका है, कोई नहीं, बताना। आर प्लस थीटा प्लस 90, आर प्लस थीटा प्लस 90 180। तो यहां से 90 चला जाएगा, 90 बचेगा, तो थीटा कितना हो गया 90 माइनस आर। तो इस थीटा की जगह मैं 90 माइनस आर लिख रहा हूं, समझना। इस इनइक्वलिटी में आपका थीटा 59 से बड़ा होना चाहिए ना, तो इस थीटा की जगह लिख दिया मैंने 90 माइनस आर। ऐसे समझ लीजिए, सॉल्व करिए।
तो आपका अपने आप ही आ गया R मस्ट बी लेस देन 31। अब भी वही बात आई, यानी आप समझ गए, इसका मतलब R को 31 से छोटा होना पड़ेगा। अब R कौन डिसाइड करेगा? I। मतलब हम एक एक स्टेप पीछे चल रहे हैं, पहले ये निकाला, फिर इसकी कंडीशन निकाली, फिर ये निकाला, अब ये आ रहे हैं। ओब्वियसली R कह रहा है कि हम R से भीख मांग रहे हैं, ओ भाई प्लीज तू R 31 से कम रही हो, तो R क्या कहेगा? यार तुम मुझसे मत कहो, I से कहो यार, I से जाके कहो, ये भीख I से उससे जाके रिक्वेस्ट करो यार तुम प्लीज। तो क्योंकि I यदि बढ़ गया तो R भी बढ़ जाता है। ध्यान है ना, ध्यान है ना, ध्यान है कि नहीं कि I बढ़ेगा तो R बढ़ जाता है। तो अब हम I के पास जाएंगे, तो सुनिए बेटा, यहां पे आता हूं मैं, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाइए। अब यहां स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा? इस लोकेशन का नाम है A, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट A, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट A, A पर स्नेल्स लॉ लगाता हूं। कैसे लगेगा? ध्यान रखना, ये वो लोगों के लिए मुश्किल है जो नॉर्मल नहीं डाल पाए थे। एक बार इसके इधर देखो, एक बार इसके इधर देखो। इसके इधर क्या है? एयर, तो म्यू एयर, और उस मीडियम में बनना है साइन आई बराबर इसके इधर म्यू कोर इंटू साइन आर। देखना समझ में आया है या नहीं? म्यू एयर इंटू साइन आई, म्यू कोर इंटू साइन आर, क्योंकि मैं स्नेल्स लॉ इस जगह पे लगा रहा हूं, इसके इधर, इसके इधर, बस इसके इधर, इसके इधर। देखना म्यू एयर 1 होता है, लिख दिया है बस मैंने वो 1, साइन आई ये 1.68 दे रखा है, और ये साइन आर। आर को लिमिट आपको पता है 31 है, आप यहां R 31 रख के पता कर सकते हो कि R यदि 31 रख दूं तो आई, देखो साइन 31 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख लेना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आई आ जाएगा, और आपका आई आएगा 60 डिग्री। तो इसका क्या मतलब आया? लेकिन इनइक्वलिटी में आंसर चाहिए, तो आप ऐसे तो लिखोगे आई को 60 से कम होना पड़ेगा, क्योंकि आई 60 है। देखो आई की वैल्यू 60 है, तो आर की वैल्यू 31 आ रही है, और कहीं आई बढ़ गया 61 तो आर भी कुछ बढ़ जाएगा, और आर यदि बढ़ गया 31 से तो फिर नहीं होगा टी आई आर। तो हमें लिमिट तो पता चल गई, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे नहीं करना चाह रहे, उनके लिए एक और तरीका है मेरे पास, जैसे मैंने इस तरीके को भी बताया ना। अब आप एक काम करिए, इसमें आपका ना साइन आर, यहां से साइन आर कितना आ गया? साइन आर आ गया साइन आई अपॉन 1.68। ठीक, अब आप बताइए, दोबारा से लिख देता हूं ये वाली लाइन, R 31 से छोटा होना चाहिए ना, तो इसका मतलब साइन, दोनों ओर का साइन ले लो, साइन आर साइन 31 से छोटा होना चाहिए ना। R 31 से छोटा, तो साइन आर साइन 31 से छोटा होना चाहिए, और साइन आर की वैल्यू कितनी है? साइन आर की जगह रख रहा हूं साइन आई अपॉन 1.68, मस्ट बी लेस देन साइन 31। साइन आई मस्ट बी लेस देन, इसको वहां ले जाओ 1.68 इंटू साइन 31। देखो चीज वही आ रही है, लेकिन एक नए अंदाज से बता दिया मैंने। देखो साइन आई 1.68 साइन आर, साइन आई 1.68 साइन आर, है ना, बस इनइक्वलिटी के साथ आ रहा है वो। इसकी वैल्यू 1.68 है ही, इसको निकाल लेंगे, तो पता है जब आप इसे सॉल्व करोगे आई लेस देन आएगा 60 डिग्री। क्या मतलब निकला इसका? अभी तो ये एक क्वेश्चन हुआ है इसका, ये भी बता दूं, सिर्फ एक क्वेश्चन है, और हर सवाल तुम्हारे हिसाब से थोड़ी हो जाएगा कि हर सवाल सस्ता ही हो, और उनको तो महंगा लगेगा ही ना जिसको नॉर्मल डालना नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आई 60 से कम होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, पहले ये नोट्स में नहीं है बेटा, मैं साफ बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसलिए मैंने इसको थोड़ा तमीज से कराया है। ठीक है, आई को 60 से कम होना पड़ेगा, यही क्वेश्चन था कि यहां हम क्या रेंज रखें। अब रुको, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब मैं इसमें एक चीज और, ताकि और थोड़ा सा अच्छे से समझा दूं मैं इस चीज को। मुझे फिगर मिल जाए कहीं से, चलो मैं मिटा देता हूं, इतना मिटा देता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से मसाला लगा के समझाने की कोशिश। इस वाले फिगर को देखिएगा, यदि हमारे पास, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं है ना फाइबर बेटा, थोड़ा जूम करके बना रहा हूं फाइबर, है ना, ये एक्सिस थी, बताना
यहां से रे डाली आपने, ये रे डाली ना, ये वाली रे। अब आप बताइए, यदि ये एंगल 60 डिग्री है, समझना 60 डिग्री, ठीक, तो बताना यदि मैंने ये रे डाली, ये वाली जो दूसरी रे है, इस वाली का तो इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है। अब बताइए क्या ये रे अंदर जाके TIR शो करेगी कि नहीं? रे 1 तो करेगी, रे 2 का बताइए आप, रे नंबर 2 का बताइए, क्या ये, तभी मैं मानूंगा आपको सवाल समझ में आएगा। ये जो रे नंबर 2 है, क्या ये अंदर जाके TIR करेगी कि नहीं करेगी? मृदु, वेरी गुड। पता है आपने क्या कंडीशन निकाली थी? अभी भूल गए आप? आपने ये निकाली थी, आई यदि 60 से कम होगा तो अंदर जाके TIR हो जाएगा। नीलांबिका समझिए, रायता बिखर गया, इस सवाल ने सबके पेज खोल दिए, सबके तार खोल दिए, सब बता दिया कौन कितने पानी में। इस सवाल में जो मैंने यहां एंड में बिठा दिया था, यही तो आया था, यदि आई 60 से कम है, आई, तो वो TIR करेगी। यार ये बताइए, मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि इस वाली रेखा, ये एंगल 60 डिग्री है जो कि इंसिडेंस एंगल है, क्योंकि ये नॉर्मल है बेटा, तो ये ठीक है, तो ये वाली रे पूछी थी मैंने, ये वाली। अब इस रे का इंसिडेंस एंगल तो अब ये रह गया ना, ये तो और छोटा है, ये तो और छोटा है, तो बताइए ये अंदर TIR करेगी या नहीं करेगी? चेतन, वेरी गुड, ये करेगी। ये वाली करेगी या नहीं करेगी बताओ? ये भी करेगी, क्योंकि ये 60 से छोटा है। अब वेट एंड वॉच, ठीक है, रुको, वेट एंड वॉच। 60 डिग्री के दायरे, जैसे आपने ये रेट डाली, ऐसी एक फिगर ऐसे बना लीजिए 60 ऊपर। जरूरी नहीं है कि आप यूं डालो, यूं भी डाल सकते हो, तो नीचे जाके TIR हो जाएगा। पहले क्या ये वाली रे जिसपे मैंने उंगली रखी है, नीचे जाके TIR करेगी या नहीं करेगी ये बताओ? ये वाली रे करेगी। तो पता है, इस कोन के अंदर जो लाइट आप डाल दोगे, इस कोन के अंदर, वो सारी रे अंदर जाके TIR करेंगी, क्योंकि जो भी इस कोन के अंदर डाल रहे हो ना, उन सबका इंसिडेंस एंगल 60 से छोटा रहने वाला है, उन सबका इंसिडेंस एंगल। तो इस कोन के अंदर यदि आप लाइट डाल दोगे तो अंदर TIR हो जाएगा। इसके बाहर यदि तुमने लाइट डाल दी यूं करके, तो इसका एंगल जैसे 70 हो गया या 61 हो गया, तो नहीं कर पाएगी TIR। तो ये भी फिगर बना लीजिए यदि समझ में आ गया हो तो। आज तोते उड़ गए ना, पेज खुल गए ना दिमाग के, है ना? कितना, चलिए अब आ जाओ इसका बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन आप घर पे करोगे, आंसर भी मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर बी की मदद से आपको यह पता चलने वाला है कि क्लैडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर बी है कि यदि ये क्लैडिंग हटा दी जाए तो फिगर यही तो रह जाएगा, बोलो। क्लैडिंग हटा दी तो मैंने, क्लैडिंग हटा दी बेटा, नई घोड़ी नहीं चल। तो उसने कहा यदि क्लैडिंग हटा दी जाए तो इस सवाल को दोबारा से करिए। हम इस वाले एंगल को आई बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे, इसको 90 है, ये थीटा बोलेंगे। तो पता है सवाल में चेंजेस आएंगे। यहां से सबसे पहले आपका फॉर्मूला लगेगा साइन सी इक्वल टू, बताना जो फॉर्मूला बी पर ऐसे लग रहा था, अब क्या लगेगा बोलो? जो फॉर्मूला अब यहां पे बी पर ये लगाया था, ये लाइट कोर से क्लैडिंग में जा रही थी, कोर से क्लैडिंग में, तो आप ये लगा रहे थे, अब तो कोर से एयर में जाएगी, क्लैडिंग तो हटा चुके हो, तो ये फॉर्मूला मात्र इतना रह जाएगा, बस मात्र इतना रह जाएगा। क्योंकि क्लैडिंग, ध्यान रखो, कोर विद रेस्पेक्ट टू क्लैडिंग, कोर का क्लैडिंग के रेस्पेक्ट, क्लैडिंग तो अब है ही नहीं, क्लैडिंग तो है ही नहीं, अब तो एयर है एक तरीके से। तो आपका यहां से चेंजेस आ जाएंगे, क्लियर है? तो इसको सॉल्व करिएगा, सी निकालिएगा, सी निकाल लोगे, उसके बाद फिर ऐसे ही करिएगा जैसे मैंने किया है। तो पता है फिर तो वैसे ही करना। पता है एंड में जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी, सपोज करो साइन आई इक्वल टू 1.3248 आ जाए, मान लो इसे सॉल्व करते 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 साइन आई इक्वल टू 1.3248 आ जाए, तो पता है क्या मतलब निकला? कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी, आ सकती, और जो इस सवाल में आ रही है
साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आ सकती ना, जो कि इस सवाल में आएगी। तो ये साबित कर रहा है कि क्लैडिंग यदि आपने हटा दी तो मेरा काम हिंट देना था, हिंट दे दी मैंने। चलिए एक सवाल और कराता हूं मैंने इसकी हिंट दे दी कैसे करना है। क्लैडिंग हटानी है, बस यहां से ए हटा देना, फिर ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1.44 हट जाएगा, 1/1.68 हट जाएगा, सवाल करिएगा। वैसे तो मैं नया टॉपिक नहीं ले रहा हूं, टीआईआर मेरी तरफ से खत्म हो गया। एक एनसीईआरटी का सवाल और करा देता हूं, ठीक है। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का रह गया था। क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सब एनसीईआरटी का ही, एक्सरसाइज का 9.3। क्या कह रहा है बेटा वो, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर। इसका पहला पार्ट तो बहुत आसान है। देखिए एक टैंक है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है। पहला सवाल तो बिल्कुल लुल है, ओरली बस इतना कह देना हाँ हो जाएगा। ये पानी है, 12.5 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है इसमें। कितना, हाँ, निडल है यहां पर, दिस इज ओ। तो वो ये कह रहा है कि एक निडल जो 12.5 सेंटीमीटर पानी में डेप्थ पर पड़ी हुई है, उसकी जो एपरेंट डेप्थ नजर आ रही है इज मेजर टू बी 9.4 सेंटीमीटर। वो यहां नजर आ रही है 12.5 सेंटीमीटर, यहां लिख देता हूं। 12.5 सेंटीमीटर पानी पर एक निडल है, उसकी इमेज यहां बन रही है, और ये वाली जो डेप्थ दे रखी है ये दे रखी है 9.4, ये सवाल में दे रखी है। तो बताना इस सवाल में निडल की रियल डेप्थ भी दे रखी है, निडल की एपरेंट डेप्थ भी दे रखी है। तो उसने पूछा इसका म्यू निकालो, तो बेटा इसका म्यू तो आप निकाल ही दोगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो ऑब्वियसली इस सवाल को बताने के लिए तो मैंने ये सवाल नहीं खोला होगा, क्योंकि रियल डेप्थ भी दे रखी है, एपरेंट डेप्थ भी दे रखी है। कर लीजिएगा। इसका अगला पार्ट समझिएगा, वो ये कह रहा है कि इसको ना ऊपर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप से देखने में ना थोड़ी सी इजी हो जाता है, थोड़ा शार्प दिखता है बेटा, चीजें ना थोड़ी और क्लियर दिखती है। जैसे आप टेलीस्कोप से देखोगे मून को तो थोड़ा इजी अच्छा दिखेगा, देखने को तो आपको आंखों से भी दिख रहा है। तो इसको माइक्रोस्कोप की मदद से, अच्छा ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप, हम इससे पहले भी हमने ऐसे सवाल किए हैं ना, बस माइक्रोस्कोप की जगह मैं आंखें रखता था, अब आंखों की जगह माइक्रोस्कोप हो गए। अच्छा यदि मैं आंखें रख रहा होता तो आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कौन होता, अच्छा माइक्रोस्कोप की जगह आंखें होती तो आंखों के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये है ऑब्जेक्ट आंखों के लिए। अब आंखों की जगह माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप के लिए ये ऑब्जेक्ट है। आप इसे ओ डैश भी लिख सकते हो। अब सवाल क्या है, सवाल ये है नेक्स्ट, फिर से यही टैंक है, फिर से यही टैंक है, यही सेम टू सेम। इस पानी को खाली करके कोई और लिक्विड भर दिया है, कोई और लिक्विड भर दिया है इसमें, पानी तो हटा दिया है, यानी उस लिक्विड की डेप्थ 12.5 है और लिक्विड भर दिया है 1.63 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.63, ये 12.5 है, ठीक है। तो अब आप बताइए, ये रही निडल, ऑब्जेक्ट निडल, तो क्या निडल की एपरेंट डेप्थ अब भी 9.4 नजर आएगी या चेंज हो गई है? एपरेंट डेप्थ 9.4 होगी या चेंज हो गई? नीलामी का आंसर लिख के बताइए मुझे, क्या अब भी एपरेंट डेप्थ यही आएगी या चेंज हो जाएगी? चेंज ना, तो वो कितनी आएगी ये बताइए, थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए मुझे। अभी तक सवाल आसान है, आसान ही है सवाल। अब फॉर्मूला क्या लगाओगे, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, जिसमें ये भाई साहब आप 1.63 है, रियल डेप्थ 12.5 है और एपरेंट डेप्थ वो आप बेटा कैलकुलेटर लगा के बताइए 7.67 है। नीलांबी का तेरा कैलकुलेटर खराब है क्या? नीलांबी का 7 पता नहीं बेटा, 7.67 हो सकता है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 7.7 ले लूं मैं, एक अध का और आंसर देने दो। चेतन का भी यही आ रहा है, सॉरी नीलांबी का सही आ रहा है इसका मतलब। तो अब सुनिए, अभी भी सवाल में कोई ट्विस्ट नहीं है, सवाल आसान है कि हमने पानी खाली कर दिया 7.67, तो 7.7 लिख दूंगा सिंगल डिजिट तक, म्यू की जगह 1.63 जो दे रखा था, रियल डेप्थ वही एपरेंट डेप्थ। तो अब 7.63 का मतलब समझ रहे हो,
एक लाइन मैंने पहले ये वाली खींची, पता है कौन सी वाली लाइन खींची है, जहां पहले था, और ये कितना है 9.4, और अब आपका आंसर आ रहा है कितना बेटा, आपका जो एपरेंट डेप्थ आ रहा है वो आ रहा है 7.7 सेंटीमीटर। अब जो इस फिगर के लिए 7 बताना 9.4 ये रहा, तो 7.7 तो इससे छोटा होगा, तो अब जो इमेज बनेगी वो थोड़ी ऊपर चली गई, आई डैश लिख देता हूं, आई डैश, ये आंसर आ रहा है 7.7। ये आपने बेटा यही तो हुआ, पहले तो यहां तक समझ में आ गया, जब पानी था तो 9.4 और जब कोई और लिक्विड दारू डाल दी तो 7.7। जल्दी बोलो समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आ गया। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है पता है? बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड टू फोकस ऑन द निडल अगेन। इस लाइन को समझिए, पता है सवाल तो हो जाएगा, सवाल की जो ये लैंग्वेज फंसाती है उसको समझिए। एक बात बताइए, सपोज करो मेरे हाथ में एक डीएसएलआर कैमरा है, सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, समझना ये यहां पर एक बंदा है, इसके हाथ में डीएसएलआर है, ये रहे हाथ और ये कैमरा, यहां पर एक बंदा खड़ा है जिसकी फोटो खींचने वाली है, सुनना। तो डीएसएलआर में पहले क्या करते हैं, पहले कैमरा के अंदर फोकस कर लेते हैं, बढ़िया बना लेते हैं, ठीक, उसके बाद बटन दबता है। अब मान लो उसने उसके लिए सब बढ़िया कर दिया, उससे कहा बिल्कुल, और फोटो उतनी अच्छी आती है ना जब सामने वाला जितना फ्रीज मोड में हो, जितना स्टेबल होगा उतनी अच्छी फोटो आती है। यदि वो यूं 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 कर रहे तो फोटो बेकार आती है, वीडियो वाली ठीक आ जाए। उससे कहा तू चुपचाप खड़ा रही हो, और फोटो क्लिक खिंच गई, बढ़िया खिंच गई। अब यदि ये बंदा यहां खिसक के आ जाए, मान लो मैंने जिसके लिए मेहनत करके फोकस किया, अब ये थोड़ा आगे खिसक जाए, और मैं अब डीएसएलआर में देखूं तो जो इमेज है, जो मुझे दिख रहा है डीएसएलआर में, साफ सुथरा दिखेगा या गंदा हो गया, ये बताइए। मैंने इसको सेट किया था, इसको, और ये आगे खिसक के आया, मैं नहीं खिसका हूं तो थोड़ा गंदा तो हो गया होगा ना, थोड़ा। अब यदि मैं ये कहूं कि या दो तरीके हैं, या तो आप कैमरे को सेट करो दोबारा से, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपको कैमरा नहीं सेट करना, नहीं लेंस नहीं सेट करने, घुमाना नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपसे मैंने कहा नहीं लेंस नहीं सेट करने दूंगा, तो फिर आपके पास ऑप्शन एक है, कोई बताएगा? हाँ, आप खुद उतने पीछे खिसक जाओ, आप खुद उतने पीछे खिसक जाओ, जितना वो खिसका है तुम उतना खिसक जाओ, वापस फोकसिंग वही हो जाएगी। तो यही सवाल ये है कि जब इस माइक्रोस्कोप से ये देख रहा था तो ये सेट था बिल्कुल, अब माइक्रोस्कोप की सीध देखना, ये सीध में, अब ये भाई साहब, इसे मान लीजिए ये वाला बंदा, ये इसकी फोटो खींच रहा था, इमेजिन करो, अब ये भाई साहब ऊपर खिसक के आए हैं, तो कितना ऊपर खिसक गया, पहले यहां थी आई, तभी मैं एक लाइन खींच के लाया हूं यहां से, आई यहां पर थी, इसका नाम आई से वो आई डैश पे आ गया। तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, डी, ये डी निकाल सकते हो, हाँ डी निकाल सकते हो। तो डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, 9.4 में से 1.7 घटाना है, नहीं 7.7 भाई, 9.4 में से 7.7 घटाना है, कितना आ रहा है बेटा? 1.7 सेंटीमीटर। अब बताइए, आप जो कैमरा पहले इस पर सेट था, इसी पर तो सेट था ये कैमरा, अब ये भाई साहब ऊपर खिसक गए, तो आप भी उतना ही डिस्टेंस माइक्रोस्कोप को ऊपर खिसका दो, कितना? डी डिस्टेंस, जो कि आप निकाल चुके हो। तो समझ में आया कि नहीं? यानी माइक्रोस्कोप भी उतना ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, वापस फोकसिंग हो जाएगी। केवल ये लैंग्वेज इसमें बदमाश थी, बाकी सवाल बदमाश नहीं था, सवाल बदतमीज नहीं था। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, इसको ले लीजिए बेटा। डू यू पल्ले और नॉट? ताकत है और पढ़ने की है, ताकत और झेलने की, ये बताओ। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए ना, बाउंस जाना चाहिए। चलो आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, देखो वो रिक्वेस्ट आ गई सर एग्जाम, चलो तो कोई नहीं, 1 घंटे ही सही, अब कल मिलते हैं, कल मिल ही रहे हैं, बाय बेटा।